भारी बारिश से यूपी की राजधानी लखनऊ का हुआ बुरा हाल। बड़े बड़े नेताओं से लेकर मंत्रियों के घरों में घुसा पानी। एयरपोर्ट समेत कई इलाके जलमग्न हुए। सड़कों पर गाड़ियां डूबी हुई हैं। कई इलाके कई फुट पानी से लबालब हैं। सड़क किनारे पेड़ जड़ से उखड़ गए। भारी बारिश से सड़क का अता पता नहीं चल रहा था तो ये कार डिवाइडर पर चढ़ गई। लखनऊ में बारिश ने आज जो हाल किया वैसी तस्वीर पहले नहीं देखी गई। सड़क पर जहां तहां गाड़ियां डूब गईं। पानी निकासी के इंतजाम ध्वस्त हो गए तो गाड़ियां फंस गईं। आम लोग ही नहीं, मंत्रियों अफसरों के घर भी पानी भर गया। विधानसभा के बाहर भी जल जमाव हो गया। माल एवेन्यू इलाके में तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर भी पानी जमा हो गया। एयरपोर्ट इलाके का इतना बुरा हाल था कि 3 उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 दिन लखनऊ पर भारी गुजरने वाले हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा से अंतरिक्ष के लिए उड़ी स्पेसएक्स की पहली प्राइवेट फ्लाइट। इस फ्लाइट में 4 लोग हैं, लेकिन कोई भी पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं है। स्पेसएक्स का रॉकेट जब अंतरिक्ष के लिए छोड़ा गया तब दर्शक रोमांचित हो उठे। ये अंतरिक्ष के लिए इस कंपनी की पहली प्राइवेट फ्लाइट थी, इसलिए दर्शकों को भी इजाजत दी गई थी। जो रॉकेट अंतरिक्ष गया है उसमें 2 वो महिलाएं हैं जो कि कॉन्टेस्ट जीत कर आई हैं। एक स्वास्थ्य कर्मी हैं और 38 साल के अमेरिकी खरबपति जेरेट आइजकमैन भी इसमें सवार हैं। ये चारों ही लोग पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं हैं। ये लोग करीब 160 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 3 दिन बिताएंगे। स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क पहली बार अंतरिक्ष पर्यटन में उतरे हैं। इससे पहले वेजरिन के रिचर्ड ब्रेसनन और ब्लू ओरिजिन के जेफ बेजोस जैसी हस्तियां पहले अंतरिक्ष की सैर करा चुके हैं। तानाशाह किम जोंग ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। पहली बार ट्रेन से मिसाइल हमले का परीक्षण किया, यानी अब कहीं से भी मिसाइल फायर कर सकेगा उत्तर कोरिया। नीचे ट्रेन है और उससे फायर हो रही है एक मिसाइल। उत्तर कोरिया से आई इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल उत्तर कोरिया ने ट्रेन में बने मिसाइल सिस्टम से पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। इस सिस्टम से देश के किसी भी कोने से मिसाइल दाग सकेगा उत्तर कोरिया। इस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल देशों का कहना है कि इस तरह के मिसाइल टेस्ट शांति और सुरक्षा के लिए बड़े खतरे हैं। उत्तर कोरिया में किम जोंग इकलौता ऐसा तानाशाह है जिसके पास परमाणु बम हमले की ताकत है। विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने का किया ऐलान। खुद ट्वीट करके कहा कि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो कप्तानी छोड़ देंगे। जो अटकलें कई दिनों से लग रही थी उस पर से आज खुद विराट कोहली ने पर्दा उठा दिया। कोहली ने T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। विराट ने एक बयान ट्वीट करके लिखा, रवि भाई और रोहित के साथ काफी सलाह मशविरे के बाद मैंने T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 के कप्तान के पद से हटने का फैसला किया है। मैंने BCCI के सचिव जय शाह और अध्यक्ष सौरव गांगुली के साथ साथ सभी सिलेक्टर से भी बात की है। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ टीम इंडिया के लिए खेलता रहूंगा। BCCI ने इसे विराट कोहली का निजी फैसला बताया है। नहीं, उन्होंने काफी सोच विचार के फैसला लिया है। उसके पहले उन्होंने BCCI के पदाधिकारियों से, BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जैसा है, सबसे विचार विमर्श किया। रवि शास्त्री से विचार विमर्श किया, सिलेक्टर से बात की। उन लोगों से विचार करके उन्होंने निर्णय लिया और यह निर्णय पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत निर्णय है जिसको उन्होंने लिया और हमें लगता है सबको उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। विराट कोहली ने साफ किया है कि वो अब टेस्ट और वनडे की कप्तानी पर फोकस करेंगे। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मंगलवार को कन्हैया कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात हुई, इसके बाद से अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों से पता चला है कि कन्हैया कुमार की राहुल गांधी से मंगलवार को मुलाकात हुई और जल्द ही वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस में कन्हैया की भूमिका क्या होगी, इस पर बातचीत आखिरी दौर में है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस में कन्हैया कुमार राष्ट्रीय भूमिका में दिखेंगे। बताया जा रहा है कि कन्हैया के अलावा गुजरात के युवा निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी जैसे कई दूसरे युवा चेहरे भी
कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने बेगूसराय से बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह के सामने किस्मत आजमाई थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा के काम के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के पॉर्न कांड में जब अपनी चार्जशीट दायर की तो उसमें इस बात का खुलासा हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक शिल्पा ने अपने बयान में कहा कि अपने काम में व्यस्तता रहने की वजह से मैंने कभी यह नहीं पूछा कि राज कुंद्रा क्या काम कर रहे हैं। वो मुझे अपने काम से जुड़ी बात कभी नहीं बताते थे। इस वजह से इस मामले में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। शिल्पा शेट्टी का बयान मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने 23 जुलाई को उनके एक घर में दर्ज किया। उससे 4 दिन पहले पॉर्न मामले में उनके पति राज कुंद्रा गिरफ्तार हुए थे। राज कुंद्रा को ऐप के जरिए पॉर्न रैकेट चलाने के मामले में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में शिल्पा शेट्टी को पुलिस ने चश्मदीद अपनी चार्जशीट में बताया है। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से प्रवर्तन निदेशालय फिर से करेगा पूछताछ। ईडी ने 25 सितंबर को पेश होने के लिए जैकलीन को भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले महीने ही ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। अब फिर से उन्हें पूछताछ के लिए ईडी का बुलावा आया है। जैकलीन को 25 सितंबर को ईडी के सामने हाजिर होना होगा। 200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी और फिरौती के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में जैकलीन से पूछताछ हो रही है। ईडी सुकेश और जैकलीन के कनेक्शन के बारे में विस्तार से पता लगाना चाहती है। सिर्फ जैकलीन ही नहीं, खबर तो ये भी है कि बॉलीवुड के कुछ और सितारों को भी समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मिस्टर इंडिया रह चुके बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल ने की खुदकुशी की कोशिश। मनोज ने अभिनेता साहिल खान पर लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप। आत्महत्या की कोशिश के बाद बीती रात मनोज पाटिल को जुहू स्थित कूपर अस्पताल में लाया गया। उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। इससे पहले मनोज पाटिल ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन के नाम सुसाइड लेटर लिखा। उसमें पूर्व मॉडल, अभिनेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साहिल खान को जिम्मेदार बताया। पाटिल ने आरोप लगाया कि साहिल खान ने सोशल मीडिया पर बदनाम करके उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मनोज ने अपने सोशल मीडिया पेज पर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पोस्ट की। मनोज पाटिल के माता पिता ने पुलिस में ताजा शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में अभिनेता साहिल खान ने अपनी तरफ से बयान जारी करके सफाई भी दी है। साहिल ने यह भी कहा है कि उनके खिलाफ जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। उत्तराखंड के चारधाम की यात्रा पर लगी रोक आखिरकार हटा ली गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इस यात्रा की इजाजत दी है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का रास्ता साफ हो गया है। इस यात्रा पर लगाई गई रोक हाईकोर्ट ने हटा ली है, लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी जोड़ दी हैं। केदारनाथ में रोजाना 800 यात्री, बद्रीनाथ में रोजाना 1200 यात्री, गंगोत्री में रोजाना 600 यात्री और यमुनोत्री में रोजाना 400 यात्रियों को ही जाने की इजाज़त होगी। हर यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट भी साथ लाना होगा। दरअसल स्थानीय स्तर पर यात्रा खोलने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों ने उत्तराखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि चारों धामों में श्रद्धालु किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के राजभवन में जल्द स्थापित होगी भगवान शिव की प्रतिमा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसके लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। जिस राजभवन में सरकार को संविधान की शपथ दिलाई जाती है, उसी राजभवन के कैंपस में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भगवान शिव की प्रतिमा लगवाने जा रही हैं। इसके लिए बाकायदा राजभवन परिसर में भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। शिव प्रतिमा तो 4 फुट की होगी, लेकिन जिस ग्रेनाइट के चबूतरे पर ये प्रतिमा लगेगी वो 10 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ा होगा। यही नहीं, उस जगह पर 7 फुट ऊंचा पहाड़ का निर्माण भी किया जाएगा। यह पहली बार है जब यूपी के राजभवन में किसी हिंदू देवता की इतनी ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों का किया उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, नए दफ्तर और अच्छी सुविधाओं के साथ हमारे सैनिक और बेहतर काम कर सकेंगे।
सुबह हल्की बारिश के बीच रेनकोट पहनकर पीएम मोदी पहुंचे। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद इस तरह पीएम मोदी ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया। डिफेंस कॉम्प्लेक्स के तहत 2 नई इमारत बनाई गई हैं। एक इमारत कस्तूरबा गांधी मार्ग पर और दूसरी इमारत अफ्रीका एवेन्यू में बनाई गई है। इन दोनों इमारत में रक्षा मंत्रालय के करीब 7,000 कर्मचारियों को शिफ्ट किया जाएगा। डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में भी पारंपरिक आरसीसी निर्माण के बजाय लाइट गेज स्टील फ्रेम तकनीक का उपयोग किया गया है। ये दोनों डिफेंस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स रिकॉर्ड 12 महीने में बनकर तैयार हुई हैं। पीएम मोदी के मुताबिक ये सब कुछ न्यू इंडिया के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नई वेबसाइट को किया लॉन्च। पीएम मोदी बोले, नई संसद तय समय से पहले बनकर तैयार हो जाएगी। डिफेंस कॉम्प्लेक्स के साथ पीएम मोदी ने आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत देश में नए संसद भवन और सरकारी दफ्तरों का निर्माण हो रहा है। कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को आजादी से पहले और आजादी के बाद के म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और 1 साल में ये निर्माण कहां तक पहुंचा है, ये जानने के लिए मैं पहुंचा हूं अयोध्या। और मेरे ठीक पीछे ये जो जगह देख रहे हैं, ये भगवान राम जन्मभूमि पर बन रहा भव्य राम मंदिर है। ये आप देखिए, जो नींव भराई का काम हो चुका है वो पूरा हो चुका है, यानी कि नींव में कुल 48 लेयर बनाए जाने थे और वो लेयर बनकर अब तैयार हैं। और इसी जगह पर बिल्कुल सामने जहाँ पे एक भगवान राम का झंडा दिखाई दे रहा है, वहीं पर बनेगा गर्भगृह जहाँ भगवान रामलला विराजेंगे। फिलहाल इस निर्माण की वजह से रामलला को एक अस्थायी मंदिर में रखा गया है और वहाँ से जब इस ज़मीन पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद रामलला यहाँ विराजेंगे। तो फिलहाल इस पूरे कंपाउंड में काम चल रहा है और साथ ही इस परिसर के आसपास जो पुराने ऐसे मकान हैं जिनको अधिग्रहित करके इस कंपाउंड को बड़ा करने का काम है, उसको भी किया जा रहा है, ताकि जब भगवान राम का मंदिर दिसंबर 2023 में बनकर तैयार हो, तब तक आसपास के इलाके में भी विकसित करके इस पूरे मंदिर के परकोटे का काम आगे बढ़ाया जा सके। यूपी चुनावों में किसान आंदोलन से होने वाले संभावित नुकसान से निपटने के लिए बीजेपी ने बनाया प्लान। किसानों से मिलेंगे नेता। जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करेंगे किसान सम्मेलन। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के इसी गुस्से से निपटने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया है। बीजेपी किसान मोर्चा 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलाएगा विशेष अभियान। इस दौरान गांव-गांव जाकर किसानों को 3 कृषि कानूनों पर जानकारी दी जाएगी और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों से जुड़े हुए कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी को डर इस बात का है कि कहीं किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में जाट वोट उनके पास से खिसक ना जाए। केजरीवाल की पार्टी का यूपी चुनाव के लिए बड़ा ऐलान। कहा, अगर यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। और उसके बाद हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल 0 हो जाएंगे, मुफ्त हो जाएंगे। यूपी में केजरीवाल की पार्टी आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अयोध्या समेत यूपी में तिरंगा यात्रा निकालकर अब आपने ये बड़ा चुनावी वायदा किया है। गुजरात में बदल गई पूरी सरकार। नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार में 24 मंत्री बने। रूपानी सरकार के मंत्रियों की छुट्टी हुई, नितिन पटेल भी गए। एक साथ कई विधायक यहां मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसी अंदाज में आज गुजरात की पूरी सरकार बदल गई। विजय रूपानी के मंत्रिमंडल के एक भी मंत्री को दोबारा मौका नहीं मिला। 10 कैबिनेट समेत 24 मंत्रियों ने आज शपथ ली। इनमें 7 मंत्री पटेल समुदाय के हैं।
कांग्रेस से आए कुछ विधायकों को भी मंत्रिमंडल में मौका दिया गया है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार में युवा चेहरों पर जोर दिया गया है। ज्यादातर मंत्रियों की उम्र 60 साल से कम है। शेयर बाजार में आज एक नया कीर्तिमान बना है। 350 अंकों की बढ़त के साथ बीएसई सेंसेक्स ने 59,000 का आंकड़ा पार कर दिया है। निफ्टी में भी भारी उछाल। सेंसेक्स ने नया इतिहास रच दिया है। सेंसेक्स पहली बार 59,000 और निफ्टी 17,600 का आंकड़ा पार किया है। पहली बार इस लेवल पर शेयर बाजार जा पहुंचा है। सरकार के ऐलान के बाद टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में काफ़ी तेजी देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया के शेयर 25% महंगे हुए। 8 कारोबारी दिन में सेंसेक्स ने 1,000 का आंकड़ा पार किया। उद्योग की मदद के लिए सरकार के फैसलों को बाजार की इस बढ़त का जिम्मेदार माना जा रहा। पता था मुल्ला बरादर मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और ये बात कहने के लिए खुद मुल्ला बरादर सरकारी टेलीविजन पर आया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर ने अपने बारे में चल रही अफवाहों को खारिज कर दिया। मुल्ला गनी बरादर तालिबान और अमेरिका के बीच मुख्य वार्ताकार रहा है, जिसमें अमेरिकी फौज की वापसी का रास्ता साफ हुआ। लेकिन बताया जा रहा है कि मौजूदा सरकार में डिप्टी पीएम बनने से वो खुश नहीं है। मुल्ला गनी बरादर पिछले कई दिनों से अफगानिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गुमशुदा था। उसकी गुमशुदगी को अफगानिस्तान में सरकार गठन को लेकर तालिबान के भीतर आपसी खींचतान के नतीजे के तौर पर देखा जा रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।